फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारी रिद्धि रहती है वो रश्मि के साथ बात करती है और उसे हर चीज़ क्लियर करती है कि उसने अपने डैड को उसके और जिया के रिलेशन के बारे में बता दिया है, जिसके लिए उसके डैड उसे सपोर्ट करने के लिए रेडी है और कल फ्यूचर में कभी भी कुछ इशू हुआ तो मेरे पापा देख लेंगे। ऐसे करके रिद्धि उसे भी बताती है और साथ ही साथ रात को कायरा को भी बताती है। कायरा को जब वो ये सारी बातें बता रही थी तब कायरा थोड़ी सी सेंटी हो जाती है, क्योंकि उसे याद आता है कि उसके मॉम एंड डैड तो इतने सपोर्टिव भी नहीं हैं। और वो रिद्धि को कहती है कि आपकी फैमिलीज कितनी ज़्यादा सपोर्टिव है और हर चीज़ में आपको सपोर्ट करती है। अब उसके आगे कायरा अपने पापा के बारे में बता ही रही रहती है। वो कह रही थी कि मेरे डैड जो हैं वो सपोर्टिव तो हैं, बट उनके पास तो टाइम ही नहीं है। वो अपने काम वगैरह में इतने ज़्यादा बिजी रहते कि वो मुझे समय नहीं दे पाते। पर मेरी मॉम तो फ्री रहती हैं, पर फ्री होकर भी मुझसे प्यार नहीं करती। रिद्धि, मुझे नहीं पता कि क्या इशू है, बट मैं एक बार अपनी मॉम डैड से जानना चाहती हूँ कि उनकी एक लौती बेटी हो और फिर भी वो मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हैं। ऐसे ही बात करते टाइम जो कायरा रहती है वो बहुत अपसेट हो रही रहती है। तभी रिद्धि कहती है कि हाँ बेबी, ज़रूर हम सब कुछ पूछेंगी, बट फ़िलहाल तुम्हें नहीं लगता है कि अगर तुमने आज सो के रेस्ट नहीं किया तो कल तुम बास्केटबॉल नहीं खेल पाओगी अच्छे से, और अगर आप बास्केटबॉल नहीं खेल पाओगी तो संजना विल बी विन। सो आई थिंक आपको थोड़ी सी मेहनत कर लेनी चाहिए, और अगर संजना जीत गई तो फिर मैं जा सकती हूँ ना संजना के पास। तभी कायरा एकदम से गुस्से में आके कहती, देखिए आप सिर्फ मेरी हैं और मेरी ही रहेंगी, आप ले लेके संजना पे क्यों आ जाती हो। आपको पता है ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई भी आपको मुझसे दूर करे। तभी रिद्धि हंसते हुए कहती है कि कोई आपको मुझसे दूर करे, कोई कर भी नहीं सकता है, फिलहाल आप सो जाइए। और ऐसे करके वो बात वीडियो कॉल कट कर देती है और वो सो जाती है। रिद्धि ने ये सारी बातें इसलिए कही थी क्योंकि वो उसके मॉम एंड डैड के टॉपिक से उसे डिस्ट्रैक्ट करना चाहती थी, क्योंकि रिद्धि भी जानती थी और कायरा भी जानते थे कि ये टॉपिक थोड़े से सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि हालात ऐसे क्या हो चुके हैं जो उसकी मॉम उसके साथ ऐसे बिहेव करती है। कुछ तो बातें हैं और या तो कुछ गड़बड़ है जो कोई भी एक दूसरे के बारे में नहीं जानता है। ये रात वैसे ही कट जाती है, यहाँ पर वो अपनी बिजी रहती है, वो वहाँ बिजी हो जाती है। जब मॉर्निंग में सुबह उठते हैं तो रश्मि आती है। जैसी रश्मि आती है रिद्धि को लेने के लिए, तभी अंकल भी वहाँ सामने खड़े रहते हैं और अंकल बोलते, आओ बेटा, आओ रश्मि बेटा। मतलब क्या हो गया है, क्या आजकल अपने ही अंकल से खफा हो या अपने अंकल को अपने अंकल नहीं समझती हो, जो हमसे ही बातें छुपा रही हो। जो रश्मि रहती है वो अपना सर नीचे से झुकाए हुए रहती है और कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप आकर सोफे पे बैठ जाती है। कहती, नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं है, अ, आपसे मैं क्यों छुपाऊंगी, मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं छुपा रही थी, वो तो बस ऐसी अ, अरे मजाक कर रहा हूँ ना, इतना सीरियस क्यों हो रही हो। मैं समझ सकता हूँ कुछ बातें ऐसी हैं जो इंसान को पहले पर्सनली जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर वो पब्लिकली बताता है। तो रश्मि कहती, हाँ अंकल, कितने समझदार हैं आप, कितने अच्छे से समझ जाते हैं। अंकल बस मेरे मॉम डैड समझेंगे कि नहीं। तो उसके जो रिद्धि के पापा रहते हैं वो सोफ़ा के साइड, मतलब सोफे पे उसके साइड में बैठते हैं और कहते हैं कि मान जाएंगे, बट शायद नहीं भी माने। क्या होता है ना बेटा, सोसाइटी के चक्कर में ना तुम्हारे डैड बहुत सोचते हैं सोसाइटी के बारे में। हालांकि मैं नहीं सोचता हूँ, बट राजीव बहुत ज़्यादा सोचता है, और जब ये राजीव इतना ज़्यादा सोचता है तो वो थोड़ा तो करेगा प्रॉब्लम। पर डोंट वरी, हम बात करेंगे, मैं उसे समझाऊंगा हर एक चीज़। वैसे भी राजीव और मैं तो बचपन के दोस्त हैं, सब कुछ हैंडल हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, देखते हैं। तो वैसे आपने जिया की फैमिली पे बात कर ली या जिया ने भी अपनी फैमिली पे बात करी है। अंकल मैं सच कह रही हूँ, आपकी बेटी ना बहुत बड़ी बेकार इंसान है। मतलब पूछो मत, घर बसानी लुटेरे पहले आ गए, वो किस्सा किया उसने उसने जाकर आपको बता दिया। मैंने अभी तक जिया से पूछा भी नहीं है शादी के लिए, हालांकि मैं पूछना चाहती हूँ अंकल, बट मेरे से अभी तक हुआ नहीं है, और इसने जाकर ना सबको बता दिया।
तो अंकल बोलते सबको किसको बताया? कहती आपको बता दिया। अच्छा, तो मैं सबकी कैटेगरी में आने लगा हूँ, मतलब रश्मि, मतलब तुम वो थी जो बचपन से आकर मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड समझ के रिद्धि के बारे में, अपनी बारे में सब कुछ शेयर करती थी, और अब मैं ही कोई और हो गया, मतलब सब में मैं कैटेगरी में आ गया। रश्मि, तुम गर्लफ्रेंड क्या मिली, तुमने अपनी बेस्ट फ्रेंड को छोड़ दिया? तो गलत बात है ना। रिद्धि के जो पापा थे वो बहुत फ्रेंडली थे, हालांकि उनका कूल एटीट्यूड आप पहले भी देख चुके हैं, वो हमेशा से ही उनके लिए था। तभी क्योंकि आंटी नहीं थी तो रिद्धि के जो पापा थे उन्होंने एक दोस्त की तरह इन लोगों को पाला है, बच्चों को, और बेस्ट से बेस्ट जो दे सकते थे वो सारी कोशिश करी। तभी रश्मि कहती नहीं नहीं अंकल, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आप बेस्ट फ्रेंड हो, बट थोड़े से ना एज गैप है ना हमारे बीच में, आप समझते नहीं हो, एज गैप है। एज गैप के चक्कर में मैंने आपको, रश्मि, मतलब मैंने आपको नहीं बताया जिया के बारे में, वो सिर्फ ना एज गैप की वजह से, हाँ, वरना ऐसा कुछ नहीं है, आप तो मेरे दोस्त हो, लेकिन सिर्फ एज गैप की वजह से, ऐसा कुछ नहीं था। रश्मि अपना पूरा क्लैरिफिकेशन दे रही रहती है। रिद्धि थोड़े से दूर में किचन में काम करते टाइम ये सारी कन्वर्सेशन सुन रही थी। तभी रश्मि चिल्लाती है, अरे रिद्धि मैडम, ओ रिद्धि मैडम, अगर आपका हो गया हो तो चले, अगर आपकी इच्छा है तो हम चले कॉलेज। तो वो कहती है कि मैं नहीं चल रही हूँ, आप दोनों की कन्वर्सेशन ख़त्म हो तो हो ना, मुझे लगा मुझे तो भूल ही गई है, लेने आई है। तो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, चल। फिर ये लोग जाते हैं और जाकर गाड़ी में, मतलब स्कूटी में बैठते हैं, और स्कूटी में बैठते हुए रश्मि बोलती है, यार पापा, तो यार अंकल को बुरा लगा। तो कहती है बुरा नहीं लगा, वो बस तेरी पुलिंग ऑफ लैग कर रहे थे, वो भी समझते हैं यार, अपने पार्टनर के बारे में बताना। और ऊपर से थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है ना कि व्हेन वी जस्ट टॉक अबाउट द गर्ल्स लव, तो वो थोड़ा सा हो जाता है ना, अगर नॉर्मल रिलेशनशिप बताने में लड़की हिचकिचाती है अपने पापा को बताने में, फिर ये तो थोड़ा सा डिफरेंट लव है ना, अनदर लव स्टोरी। तो कहती है हाँ यार, बट अंकल यार बहुत कूल है, आई लव दैट। अच्छा सुनना, कल तो जिया का बर्थडे है और मैंने बहुत सारी प्लानिंग करी हुई है, आई होप सब कुछ अच्छे से जाए। तो कहती है हाँ हाँ जाएगा, क्यों नहीं जाएगा अच्छे से, तू अच्छे से जाके करना। वैसे हम लोग इनवाइटेड हैं बर्थडे के लिए? तो कहती है अरे पागल, आई ऑफ कोर्स इनवाइटेड हो, एक्चुअली ना मैं कल ऑफ ले रही हूँ कॉलेज से। ओके, और मैं ऑफ लेके सारे अरेंजमेंट्स करूँगी, मतलब सुबह से दोपहर तक, और दोपहर में मैं बाहर, मतलब जिया को लेकर जाऊँगी, और शाम को उसकी बर्थडे पार्टी उसमें आना है, बट उससे पहले पहले दोपहर में वो पूरा मैटर मुझे निपटाना है, यार मुझे उसे प्रपोज करना है हर एक चीज़। तो कहती है ठीक है कर लेना, कोई इशू नहीं है। तो कहती है हाँ चल। फिर ये लोग ऐसी बात करते करते पूरा जर्नी भर बात करते हैं और ऑफिस कॉलेज के बाहर आ जाते हैं। जैसे कॉलेज के बाहर आते हैं, उतरते हैं, अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं, वहाँ पर संजना आती है और वो एकदम से टकराती है मैडम से, और रिद्धि से बोलती है कि हाय मैम। तो वो कहती है हाय संजना, एंड हाउस योर प्रैक्टिस इज़ गोइंग ऑन, रिद्धि पूछती है। तभी वो बोलती है मैडम मेरी प्रैक्टिस तो अच्छे से चल ही रही है, हम तो अच्छे से प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, पर आप मुझे ये बताएंगे कि आप कायरा की क्यों मदद कर रही हैं प्रैक्टिस करने में? आपको तो, आपको ही तो जीतने के लिए ये गेम चल रहा है, और आप ही अगर उसकी मदद करेंगी तो आप न्यूट्रल होके मेरे और कायरा के बीच में किसको चुन पाएंगी? अगर आप ऐसी करेंगी तो हमें लगता है कि आप हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रही हैं, आपको सोचना चाहिए इसके बारे में। तभी रिद्धि कहती है पहली चीज़, मैं कोई चूज़ नहीं करने वाली हूँ, ना आप में से और ना ही कायरा से। कायरा ऑलरेडी मेरी चॉइस हो चुकी है और वो हमेशा से रहेगी। और रही बात न्यूट्रल चॉइस करना काबिलियत पे, अगर आप भी जीतती हैं तो भी मैं उतनी ही खुश होंगी, अगर कायरा जीतती है तो भी उतनी ही खुश होंगी, लेकिन उसके चक्कर में मैं चूज़ नहीं करने वाली हूँ किसी को, और मेरा हमेशा से सिलेक्शन न्यूट्रल ही रहता है।
और मैं तो कोई द्रौपदी नहीं हूँ जिसे आपने दांव पे लगाया है, या कायरा ने दांव पे लगाया है और आप जीतना चाह रही हैं। जी ऐसा कुछ भी नहीं है। पता है पता है रिद्धि मैम, आप और कायरा दोनों लगभग एक जैसे ही बात करते हो। वो भी ये कहती है कि मैंने दांव पे नहीं लगाया है, ये कुछ नहीं है। पर आप भी जानती हैं कि अगर काबिलियत की बात हो तो मैं बहुत ज़्यादा काबिल हूँ कायरा से। और अगर आपको काबिल लड़कियाँ पसंद है तो फिर मैं क्यों नहीं हूँ आपको। तभी रिद्धि कहती है, मैंने कब कहा मुझे काबिल लड़कियाँ पसंद है। आप जो कुछ भी सोच रही हैं अपने मर्जी से सोच रही हैं। और रही बात काबिलियत पे पसंद करनी या ना पसंद करनी, वो तो बहुत अलग बात है। सच बात तो ये है कि मुझे कायरा बहुत पहले से पसंद है। और पसंद नहीं है, मोहब्बत है मेरी। और अपनी मोहब्बत को मैं काबिलियत पे नहीं तोलती हूँ। अगर उसमें हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है संजना, आप समझने की कोशिश करिए। प्यार परफेक्ट इम्परफेक्ट देख के नहीं होता है, वो हो जाता है। और अगर एक इम्परफेक्ट है तो दूसरा पार्टनर परफेक्ट होता है जो उसको संभाल लेता है। आप अभी प्यार के कंसेप्ट को जानती ही नहीं है संजना। आपको हमेशा से ऐसा लगता है प्यार ये है, प्यार वो है। जिस दिन आप प्यार को जानेंगी आपको समझ में आ जाएगा कि मोहब्बत क्या होती है। अभी तो फ़िलहाल मुझे इसका लेक्चर देने का समय नहीं है, मेरे पास क्लास में और भी काम है। सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप मुझे एक्सक्यूज़ करेंगी। ऐसे रिद्धि अपने सख्त लहजे में और प्यार से समझाकर चली जाती है। रश्मि पहले ही चली जा चुकी रहती है क्योंकि उसे बहुत काम रहता है। फिर जब रिद्धि जाती है वो अपने लेक्चर्स अटेंड करती है। उसका लेक्चर सबसे लास्ट कायरा के क्लास में होता है। फिर जब वो कायरा से मिलती है, कायरा को देखती है, उसे बहुत सुकून मिलता है रिद्धि को। और उसे ये चीज़ समझ में आती है कि काबिलियत नाकाबिलियत डजेंट मैटर, ट्रुथ इज़ ऑल अबाउट लव। और वो उसे प्योरली कायरा से है और ये चीज़ वो हमेशा से रियलाइज़ कर चुकी थी। कायरा भी बस अपना लेक्चर में तो उसका कुछ ध्यान नहीं रहता है। वो बस और बस थोड़ी सी नॉटी नज़रों से रिद्धि को देख रही रहती है। रिद्धि पहले उसकी नज़रों को अवॉइड करती है। फिर वो एक बार जब लेक्चर ख़त्म होने वाला रहता है उसके 10 मिनट पहले वो थोड़ा सा ध्यान से देखती है, जैसे कि उसकी नॉटीनेस बहुत कुछ कह रही हो। रिद्धि भी समझ जाती है उसकी आंखों का इशारा, पर वो क्लास में रहती है तो वो कुछ नहीं कहती है। और ऐसी लेक्चर जब ख़त्म हो जाता है, लेक्चर जैसे ख़त्म हो जाता है, सबके सब क्लासरूम छोड़ के चले जाते हैं। रिद्धि और कायरा बचते हैं। तनु और जो पुनीत रहते हैं वो लोग भी चले जाते हैं। तनु जाते जाते कायरा को कहती है, हाँ हाँ निकाल ले, टाइम स्पेंड कर ले अच्छे से। और जब कायरा कुछ कहने ही वाली रहती है तभी पुनीत उसका हाथ खींच के उसको लेकर चला जाता है। ऐसे करके अब सिर्फ और सिर्फ क्लास में ये दोनों रहते हैं। रिद्धि अपने क्लास में रहकर अपने डेस्क पे जो भी उसके असाइनमेंट्स रहते हैं, जो दूसरी क्लास से उसने लिए रहते हैं, उसको वो पिकअप करती है और जा ही रही रहती है। तभी कायरा बोलती है, रुक जाओ ना, इतनी जल्दी क्या है, अब तो पूरा क्लासरूम खाली है। तभी रिद्धि कहती है, क्लासरूम खाली है तो उससे क्या, रोमांस करने के लिए भी मैं कर तो सकती हूँ ना। आखिर अपनी गर्लफ्रेंड जब इतनी हॉट दिखे तो करना तो बनता है ना। प्लीज़ यार करने दो ना, बहुत टाइम हो गया मैंने कुछ भी नहीं किया। कायरा इतने क्यूट तरीके से बोल रही रहती है। तभी रिद्धि कहती है, आपका दिमाग तो ठीक है, क्लासरूम है, कोई घर नहीं है आपका जो कहीं पर भी शुरू हो जाओ। और फ़िलहाल तो अभी बिल्कुल भी नहीं। और ये असाइनमेंट्स लेके मेरी मदद करो, नीचे लेके जाने। तो वो कहती ठीक है। वो सारे असाइनमेंट्स उठाती है, वहाँ से जा रही रहती है। कॉरिडोर में भी उसे कोई नहीं दिखता है, वो हर जगह नोट करती रहती है इधर उधर। थोड़ी देर तक कॉरिडोर में जब उसे कोई नहीं दिखता है तो वो बहुत नॉटी तरीके से अपना एक हाथ से जो रिद्धि की वेस्ट होती है उसे पकड़ने लगती है। तभी रिद्धि कहती है, आपको दिखता नहीं है हम कॉलेज में हैं, ऐसी हरकतें मत करिए, बाद में इशू हो जाएगा। आप समझ क्यों नहीं रही हैं। कायरा हाथ हटाओ। मैंने कहा हाथ हटाओ। यहाँ पब्लिकली कुछ मत करो, मैं कोई इशू नहीं चाहती हूँ। शायद आपको पता नहीं है ये मेरी वर्क प्लेस है और आपकी स्टडी प्लेस है।
कायरा जैसी इसके सख्त लहजे को सुनती है रिद्धि के, वो डर जाती है और अपना हाथ हटा देती है। थोड़ी देर तक ये लोग आगे जाते हैं। आगे जाकर तो जाते हैं और थोड़ी देर तक रिद्धि जो है वो कायरा का चेहरा देखती है, तो उसे समझ में आता है कि उसे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट लहजे में क्या कह दिया है कि बिल्कुल मुंह उतर गया है कायरा का। आखिर उसका रोमांस करने का अच्छा खासा मूड था, पर रिद्धि के ऐसे सख्त लहजे से वो बेचारी तो सहम सी गई। थोड़ी देर में जो रिद्धि रहती है वो थोड़ी देर तक ऐसी उसका चेहरा देखती है और चेहरा देखने के बाद बोलती है, कायरा। तो वो बोलती है हाँ। तो कहती है कुछ नहीं, चलो। ऐसे कह के वो आगे लेकर जाती है और वहाँ वो इन लोगों का हमेशा से कॉरिडोर से आगे एक वॉशरूम रहता है, जिसके बारे में मैंने पहले भी मेंशन किया है। इस बार कायरा जो रहती है वो वॉशरूम में नहीं लेकर जाती है रिद्धि को। इस बार रिद्धि कायरा को एकदम से वॉशरूम की तरफ खींचती है और अंदर लेकर जाती है। तभी कायरा कहती है, मैडम आपको पता है हम मैं स्टडी प्लेस पर हूँ और आप वर्क प्लेस पर हैं। आप करना क्या चाह रही हैं? चलिए यहाँ से बाहर, कुछ इशू हो जाएगा। रिद्धि जैसी अपनी दी हुई लाइंस को दोबारा रिपीट होते सुनती है तो उसके चेहरे पे और ज़्यादा स्माइल आने लगती है। वो ये सोचती है कि मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं। और फिर वो एकदम से हाथ पकड़ती है कायरा का और बोलती है, आई एम सॉरी बच्चा, बट हमें कोई ऐसे देख लेगा तो इशू हो जाएगा। मैं आप पे हर्ट करना चाहती हूँ क्या? आपको अच्छा लगता है क्या? बट समझा करिए ना, कोई भी हया से देखेगा तो गलत समझेगा। प्लीज़ ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा मत सोचो। तो आप अभी भी गुस्सा हैं? अरे इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? अरे आप सुनिए तो, ऐसे मत करिए। कायरा ये सारी बातें सुनती है लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं करती और कहती कि नहीं, मुझे जाने दो, मुझे नहीं सुनना है। पर फिर एकदम से जो रिद्धि रहती है वो कायरा का हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़ के उसे अपनी ओर खींचती है और उसे किस करने लगती है। कायरा जब ये देखती है इस तरीके का एटीट्यूड रिद्धि मैम का, तो वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है कि आप कब से ऐसे करने लगी? अब ऐसा कुछ नहीं है, आप ज़्यादा मत सोचिए। रिद्धि कहती है, वो तो मैंने इसलिए किया क्योंकि आप ऐसे सैड रहोगे तो कैसे चलेगा। हाँ, किस करने का मन तो मेरा भी था ना, इसलिए। बट आप ऐसे पब्लिकली करते हो ना, ये चीज़ें सही नहीं है। इसलिए मैं आपको रोकती हूँ, वरना अपार्ट फ्रॉम दिस आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ओके ओके, अच्छा चलो आप जल्दी से, मुझे स्टाफ रूम में जाना है, मुझे बहुत सारा काम है। और काम करने के बाद जब मैं फ्री होंगी मैं तुम्हें डायरेक्ट प्रैक्टिस पे मिलती हूँ, वहाँ पर जाके प्रैक्टिस करेंगे। रिद्धि स्टाफ रूम में चली जाती है और अपने बाकी काम करने लगती है। थोड़ी देर इन लोगों के बीच में ऐसी कन्वर्सेशन हुई थी। रिद्धि जब स्टाफ रूम में जाती है तो अपने बाकी काम करने लगती है क्योंकि उसे बहुत सारे काम रहते हैं, हर एक चीज़ होती है। बीइंग अ प्रोफेसर आपको अपार्ट फ्रॉम द लेक्चर्स आपको अलग काम भी रहते हैं, तो वो सारे काम करने में लग जाती है। जैसे ही वो वहाँ से फ्री होती है तो उसे देखती है टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका रहता है। इस टाइम तक तो वो ऑलरेडी कायरा वहाँ पर बास्केटबॉल प्रैक्टिस में पहुँच चुकी रहती है। तो जो रिद्धि है वो फटाफट जाती है, भागती है, पहले कैंटीन से कुछ खाना पैक कराती है क्योंकि उसे पता रहता है कि कायरा ने भी खाना नहीं खाया होगा और रिद्धि को भी टाइम नहीं मिलता है, तो इसलिए वो भी फटाफट पैक कराती है। पैक करा के वो जाती है, बाहर कैब बुक करती है, कैब से जाती है तो वो स्टेडियम में देखती है। जब वो स्टेडियम में पहुंचती है तो वो ये देखती है कि कायरा की प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। मतलब कायरा बहुत स्किलफुल तरीके से अपनी स्मार्टनेस के चक्कर में कर रही थी। वो बास्केटबॉल किसी के हाथ आने ही नहीं दे रही थी। जो टेक्निक जो रिद्धि उसे बहुत टाइम से सिखाना चाह रही थी और जिस चीज़ के लिए वो उसको एफर्ट्स कर रही थी, वो फाइनली होने लग गया था। और ये देखकर तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। रिद्धि मैम वहाँ पर जाती हैं, एक डेस्क के ऊपर बैठ जाती है, वो पूरा मैच देख रही रहती है।
कायरा पूरा कॉन्सेंट्रेट से वो पूरा मैच कर रही रहती है और उसने काफ़ी ज़्यादा बास्केट डाले रहते हैं, मतलब बास्केटबॉल गोल्स किए रहते हैं। ये देखकर तो इतना ज़्यादा खुश होती है कि ये रिद्धि कि फाइनली कि शी इज़ नाउ ट्रेंड। बट अभी ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो उसे सिखाना बाकी था, क्योंकि अगर आप किसी चैम्पियन टीम के साथ काम कर रहे हो तो आपको सिर्फ अपने स्किल्स के साथ नहीं, आपको उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी हर एक चीज़ पता होना था। और नालंदा टीम के बारे में तो बहुत अच्छे से रिद्धि जानती थी, क्योंकि रिद्धि ने हर मैचेस बहुत प्यार से बहुत ध्यान से और प्यार से दोनों से देखे थे, क्योंकि उसे बास्केटबॉल में पहले से ही इंटरेस्ट था। ये देखकर वो अपने कामों में मतलब ये सोचकर वो अपने काम में लग जाती है और वो वहाँ से जो खाना लाई रहती है वो निकालती है कैंटीन से। उसे सैंडविचेस पैक कराए रहते हैं। वो कायरा की तरफ इशारा करती है, कायरा आती है। कायरा बोलती है आप कुछ ज़्यादा लेट नहीं हो गई आज? तो कहती है हाँ मुझे कुछ काम था। अच्छा ये लो सैंडविच खाओ, भूख लगी होगी ना? तो कायरा पूछती है आपको कैसे पता मुझे भूख लगी होगी? तो रिद्धि कहती है मुझे पता है, क्योंकि ऑफ कोर्स तुमने जल्दी जल्दी में निकली होंगी, कुछ खाया नहीं होगा, प्रैक्टिस वगैरह। वैसे कायरा प्रैक्टिस तो अच्छी चल रही है, बहुत कुछ अच्छे से कर लिया है, आई एम इम्प्रेस्ड। तो कहती है हाँ वो अ, सीखना तो था ही ना, आपको इम्प्रेस भी तो करना है, इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ इम्प्रेस्ड। कायरा कहती है, तभी रिद्धि कहती है तुम क्या कहना क्या चाह रही हो कि अगर तुम मुझे इम्प्रेस कर पाओगी तभी मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड रहूँगी? ये तो कहती है नहीं, वो तो आप वैसे भी रहोगे, बट ये इम्प्रेस करना या कुछ करना मुझे किसी और को दिखाना है। आप जानते हो ना, मैं अपने आप को और ज़्यादा यू नो इन्फीरियर फील नहीं करा सकती हूँ, मुझे बस किसी भी हालत में ये मैच जीतना है। आई डोंट नो। तो कहती कोई नहीं, कल तुम्हारा वैसे भी प्रैक्टिस है ना, फाइनल है तुम्हारा टीम में सिलेक्शन होने के लिए अजंता का। तो कहती है हाँ आई थिंक इतने स्किल्स काफ़ी है। तो कहती नहीं इतने स्किल्स काफ़ी नहीं है, कुछ प्रैक्टिसेस हैं वो मैं आपको अभी सिखाऊंगी, क्योंकि टीम में अगर आपको रहना है तो आपको सामने वाले की स्ट्रैटेजी समझनी होगी। अभी तो सिर्फ आप अपना गेम खेल रहे हो, सामने वाले का गेम आप समझ नहीं रहे हो। जब अगर आप अपने सामने वाले का गेम समझ जाओगे तो आप ऑटोमेटिकली आधा से ज़्यादा गेम जीत सकते हो। और वो स्ट्रैटेजी मैं कैसे समझूंगी? कायरा पूछती है। तभी कृति कहती है वो मैं आपको बताऊंगी ना, पहले आप खा लो, थोड़ा खा लो, एनर्जी गेन करो, फिर बताते हैं। ये दोनों वहाँ पे डेस्क पे बैठ के अपना सैंडविचेस ख़त्म कर रहे रहते, थोड़ी बहुत प्यारी प्यारी बातें करते, एक दूसरे के साथ मूवमेंट होते। सैंडविच जैसे ही ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पर एक बोर्ड रहता है वाइट कलर का, और जिसमें मार्कर रहता है, जहाँ पर वो उस बोर्ड के वहाँ पे पूरा ग्राउंड का बना के नक्शा बता के स्ट्रैटेजी समझा रही रहती है। स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी रहती है, वो उसे समझाती है और उसके बाद बोलती है प्रैक्टिकली करो। तो प्रैक्टिकली के लिए वहाँ पर जाकर सेम वो उसे डेमो देती है कि ऐसा ऐसा होगा। तो अब जो गेम होता है वो कायरा और प्लस रिद्धि के बीच में हो रहा रहता है। वो उसे बहुत अच्छे से करती है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद रिद्धि जो कायरा रहती है वो रिद्धि से हार जाती है। तभी रिद्धि कहती है मैंने वही स्ट्रैटेजी आपको बताई जो मैंने बोर्ड पे किया था, वही मैंने आपको डेमो करके बताया, फिर भी आप हार गई हो, फिर भी आप हार गई हो। कायरा अगर ऐसा रहेगा तो फिर कैसे चलेगा? तो कायरा कहती है वो मैं इसलिए हार गई क्योंकि मैं आपको जीतता हुआ देखना चाहती थी, आपके चेहरे पे स्माइल देखना चाहती थी। तभी रिद्धि कहती मजाक नहीं कायरा, मजाक नहीं, मैं छोटी सी बच्ची नहीं हूँ, आप ऐसी बातों को हिलाओ मत। आप हार चुके हो क्योंकि आपने ना गलती कर दी। जो मैंने आपको बोला था कि यहाँ से बॉल को यहाँ से छीननी है, तब आपने वो चीज़ छोड़ कर ली। मैं यही स्ट्रैटेजी आपको समझा रही हूँ, फोकस से करो और ये चीज़ को समझने की कोशिश करो। ये तो सिर्फ एक डेमो था स्ट्रैटेजी का, ज़रूरी नहीं है जो मैंने आपको सिखाया है वो ही आए, हो सकता है अलग तरीके से भी हो। तो तब का आपको तब अपने सेंसस ऑर्गन्स को ओपन करके आपको स्ट्रैटेजी समझनी होगी। स्ट्रैटेजी विल चेंज अकॉर्डिंग टू द गेम प्लेयर, ओके?
ऐसे करके ये लोग पूरी एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करते हैं और बहुत टाइम तक प्रैक्टिस होती है। करीब 3-4 घंटे वो उसे जितने पॉसिबल स्ट्रैटेजी हो सकती थी, पॉसिबल चीज़ें हो सकती थी, रिद्धि समझाती है। कायरा इस बार कोई गलती नहीं करती, बहुत फोकसली समझती है। ऐसे ये पूरा दिन बीत जाता है और ये लोग अपने घर की तरफ जाते हैं। वही सेम रूटीन, खाना बनाना, इधर उधर बातें करनी, और ये दिन पूरा बीत जाता है। नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग होती है तो ये दिन सबके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। एक तरफ हमारी प्रिंसेस जिया का बर्थडे रहता है, जिसे रात के 12 बजे से कॉल आना स्टार्ट हो जाते हैं उसके दोस्तों के, लेकिन वो सुबह से वेट कर रही रहती है कि उसे उसकी लव वन का कॉल आए। आई मीन टू से उसकी रश्मि का कॉल आए, क्योंकि सबसे पहला हक तो अपने प्यार वाले का होता है ना। ये वो रात होती है कि जहाँ बेसब्री से इंतज़ार आपको अपनी मोहब्बत का रहता है कि वो आपके बर्थडे को कैसे स्पेशल बनाएगा। पर रश्मि उसे रात के 12 बजे क्या, उसे सुबह मॉर्निंग में भी कॉल नहीं करती है। जिया का मूड बहुत ऑफ रहता है। वो टाइम तक ये सोच रही रहती है कि रश्मि को क्या हो गया है, कहाँ चली गई है, क्या है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। और रश्मि दूसरी तरफ अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रैटेजी, इन सब में लगी रहती है, क्योंकि उसे ये बर्थडे काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाना रहता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ रहती है कि ये बर्थडे बेस्ट से बेस्ट बर्थडे हो, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इस बर्थडे में वो कोई सी भी ऐसी गलती करे। तो वो उसे ना कॉल करती है ना कुछ करती है। थोड़ा तड़पने के लिए तो वो भी छोड़ देती है। रिद्धि होती है, वो जिया को कॉल करती है, उसे बहुत सारे विशेस करती है और कहती है कि ये बर्थडे ब्रिंग यू अ लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड लाइफ शुड बी चेंज इन योर बर्थडे दिस टाइम। तो जिया को समझ में नहीं आता है। तभी जिया एकदम से पूछती है, यार तुझे पता है रश्मि का है? तो वो कहती है, क्यों, क्या हो गया, तेरी बात नहीं हुई? रिद्धि पूछती है। तो तभी जिया बोलती, नहीं यार, यार मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, उसे मुझे कॉल करना चाहिए। और वो है कि उसे ना कॉल कर रही है ना क्या कर रही है। मतलब हद हो गई है यार, हद से भी ज़्यादा हद हो चुकी है यार। मतलब लोग रात को 12 बजे आकर केक कटवाते हैं अपने लव वंस का लिए, अपनी महबूबा के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, और ये बंदी है कि गायब है सुबह से, मुझे एक कॉल तक नहीं किया है। रिद्धि यार बहुत गुस्सा आ रहा है। तो रिद्धि कहती है, शांत हो जा, आज बर्थडे का दिन है, गुस्सा मत कर। कुछ और भी कर रही हो वो तेरे लिए, हो सकता है ना, तो तू थोड़ा सा वक्त का तो इंतजार करिए। आप, वक्त ही आपको सब कुछ जवाब देगा, तो वेट करिए। ऐसे कह के जो रिद्धि है वो हिंट दे देती है जिया को। जिया भी समझ जाती है कि मे बी द समथिंग स्पेशल होने वाला है, और वो थोड़ा सा अपने आप को शांत करती है। बट उसको ऐसा लग रहा रहता है कि अगर स्पेशल भी करना है तो करो ना, किसने मना किया है। बट 12 बजे एक कॉल तो बनता है यार, एक कॉल ही कर देती, मैसेज कर देती, कुछ तो करती यार, पर कुछ भी नहीं किया। बहुत देर तक इंतज़ार करती है जिया कि रश्मि का कॉल आएगा, पर नहीं आती। फिर उसी के बाद दोनों कॉलेज चले जाते हैं। मतलब रिद्धि अपने कॉलेज चली जाती है, और जो जिया है वो भी कॉलेज आती है, बट अपने ओन व्हीकल्स, मतलब दोनों साथ में नहीं आते। फिर जब आते हैं तो जो जिया रहती है वो टीचर रहती है, ऑफ कोर्स प्रोफेसर है। तो उसके भी जो दोस्त लोग हैं, मतलब उसके जो स्टूडेंट्स हैं, वो सब भी बहुत अच्छे से जिया का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। मैम को बहुत ज़्यादा विशेस करते हैं, और एक प्यारा सा जो स्टूडेंट ने कंट्रीब्यूट किया रहता है केक, वो लेकर आते हैं और मैम से कटवाते हैं। बहुत सारा होता है, मैम भी कैंटीन में ले जाके सबको पार्टी दे रही रहती है। ये कारवां इनका ऐसे ही चल रहा रहता है। दूसरी तरफ जो रिद्धि रहती है वो अपने लेक्चर्स लेती है, अपने काम में बिजी रहती है, और जिया की जो बर्थडे पार्टी होती है वो उसे भी आकर वो भी अटेंड करती है। दूसरी तरफ कायरा भी आती है, मैम को करती है और गया। तभी जिया पूछती है कि कायरा, आई थिंक तुम्हारा आज मैच है? तो कहती, हाँ मैम, मेरा बस अभी अजंता टीम में सिलेक्शन होने के लिए मैच है, 1-1.5 घंटे से है। पर आपका बर्थडे पार्टी के क्या प्लान्स है? तो कहती है, क्या प्लान्स है, जिसके साथ होने चाहिए वो ही गायब है। अब क्या करे, क्या बोलूँ मैं, छोड़ो, मेरा तो मूड ही ऑफ है। तभी थोड़ी देर में उसके जब कैंटीन के वहाँ पर
सब रहते तभी वहाँ पर रश्मि दिखती है। और रश्मि इतनी सिंपल, मतलब सिंपल ड्रेस रहती है बट इतनी अट्रैक्टिव दिख रही रहती है वो, कि क्या बोलूँ। मतलब जिया अपना अपना दिल फिर से हार चुकी रहती है। बर्थडे शायद जिया का था, पर सुंदर तो रश्मि दिख रही थी। और शायद अलग सा ही था उनका ये रूप। उनका ये रूप देखकर तो बाप रे, जिया केक काटते काटते उसके हाथ से वो केक का स्लाइस गिर जाता है। तो तभी बोलते मैम आपकी ड्रेस खराब हो गई। तो वो बोलती हाँ हाँ सॉरी। और वहाँ पर जो वाटर बॉटल रहती है उससे ड्रेस साफ़ कर रही रहती है, बट ड्रेस साफ़ करते करते भी उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ रश्मि पर ही रहती है, क्योंकि रश्मि काबिल तारीफ़ और कातिलाना दिख ही रही थी। जैसी वो आती है और आकर उससे बोलती है कि हैप्पी बर्थडे जिया मैम। सब स्टूडेंट रहते हैं इसलिए वो बहुत अच्छे से बोलती है। तभी वो बोलती है थैंक यू, और आप सुबह से कहाँ गायब थी। तो कहती है कि मैं तो छुट्टी पर हूँ, आपको पता नहीं है, वो तो आपका बर्थडे है इसलिए मुझे आना पड़ा। अगर आप फ्री हैं तो मुझसे कुछ बातें कर सकती हैं। तभी जिया कहती है कि हाँ मैं फ्री हूँ। और जब वो इस तरीके से बोल रही थी तब वो उसके, मतलब वो ऐसा है ना, बोलते आप किसी को देखते रह जाते हो तो बस आपके मुंह से वर्ड्स नहीं निकल रहे थे। वही कुछ हालात इस रश्मि के, जिया के हो गए थे रश्मि को देखकर। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।